हेलो एवरीवन, पॉलिटी वाली क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में। ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इस सीरीज़ में मैं आपको भारतीय संविधान के सारे अनुच्छेद 1 से लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होंगे उनको मैं समझाऊँगी। इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको भारतीय संविधान के सारे अनुच्छेद क्लियर हो जाएँ, समझ में आ जाएँ, है ना। एटलीस्ट अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल से याद आ जाए कि आपको ये आर्टिकल और इसमें क्या लिखा हुआ है ना। साथ ही एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी मैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए यूजीसी नेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैं कंटेंट डालूँगी, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और आपको यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े, और ये चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। तो देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। इससे क्या मतलब है कि जो सारे राज्य हैं मिलकर के एक संघ बनाएंगे, है ना, मजबूत देश बनाएंगे, संघ बनाएंगे, इसको हम बोल रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात एक है कि इसमें ना केंद्र शब्द का यूज़ किया गया है, ना ही संघीय शब्द का यूज़ किया गया है। ठीक है, यह उन सारे शब्दों से थोड़ा अलग है। आगे चल के हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आगे देखते हैं क्या है। 13 दिसंबर को 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प के माध्यम से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पेश किया था कि भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा। एक मजबूत संयुक्त देश बनाने के लिए विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के एकीकरण और संधि पर जोर दिया गया था। इसका कहने का मतलब ये है कि सारे राज्यों और क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया है ना। पर संविधान में कहीं भी हम संघीय शब्द का यूज़ नहीं देखेंगे। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया जाता है। इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला, संघ राज्यों के बीच किसी भी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, है ना। जैसे समझौते का निष्कर्ष, इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि दूसरे जहाँ पे संघीय शब्द का यूज़ किया गया है या किसी और देश के संविधान के बारे में हम बात करें, जैसे अमेरिका या फिर कनाडा, वहाँ पे उनके राज्यों को केंद्र से, संघ से अलग होने का भी अधिकार होता है। वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। पर ये किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत के राज्य किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। ये बात भी ध्यान रखना कि जो अभी भी राज्य स्वतंत्रता की मांग करते हैं तो उनको भारत से पृथक नहीं किया जाएगा। वो ज़रूर अपना स्वतंत्र, जैसे नागालैंड, मिजोरम में जो मणिपुर में लड़ाई चल रही है, वो एक अलग से राज्य बनाने की मांग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे खालिस्तानी का मुद्दा आप देखेंगे तो जो खालिस्तानी हैं वो अलग देश निर्माण की बात करते हैं। जो तमिल जो लोग हैं वो भी अपने एक अलग राष्ट्र देश की मांग करते हैं। तो ये चीज़ें अपने भारत देश में नहीं हो सकती हैं। आपको एक अलग राज्य मिल सकता है, एक अलग आपका क्षेत्र मिल सकता है जहाँ पर आप भारतीय संविधान के अधीन रह कर के शासन कर सकते हैं, पर आपको भारत से अलग होने का अधिकार भारत के संविधान द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है, यही है भारत के संघ का अर्थ। समझ रहे हैं ना, कि पहला आपको अलग होने का अधिकार नहीं है और दूसरा भारत ने किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया है आपके साथ। हम आगे देखते हैं कि अभी मतलब मुद्दा क्यों उठते रहता है। बार बार हम न्यूज़ में ये भी देखते हैं कि अलग देश की मांग चल रही है, अलग राज्य की मांग, तो वो भी एक प्रकार से यही मुद्दा है जिस पे बातचीत हो रही है। और क्या चल रहा है, तमिलनाडु सरकार ने अपने आधिकारिक पत्राचार या संचार में केंद्र सरकार शब्द के उपयोग को बंद करने एवं इसके स्थान पर संघ सरकार शब्द का उपयोग करने का फैसला किया। अभी भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं भारत सरकार के, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ आता है, तो इसकी जगह पे यूनियन गवर्नमेंट शब्द का यूज़ किया जाएगा तमिलनाडु में, ऐसा उन्होंने प्रावधान किया है। हम देखेंगे कि केंद्र शब्द का जो उपयोग है वो औपनिवेशिक काल में अंग्रेज ज़्यादा किया करते थे, इसलिए केंद्र शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। और हम दूसरी ओर पाएंगे कि भारतीय संविधान में अगर हम केंद्र शब्द का यूज़ करते तो भारत की जो विशेषता है उसमें आप देखेंगे कि भारत पूर्ण रूप से केंद्रीय नहीं है ना, वो राज्य की ओर भी झुका हुआ है। उसमें कई सारी विशेषताएं आप ऐसी पाएंगे जो राज्यों की ओर भी झुकी हुई हैं या फिर इंगित करती हैं कि राज्यों को भी बराबर अधिकार दिए गए हैं।
है ना। हम देखते हैं कि इसी वजह से भारतीय संविधान को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे एकात्मता की भावना में संघ कहा गया है इसको, अर्थ संघ का नाम दिया गया है केसी वेरे के द्वारा, है ना। बारगेनिंग फेडरलिज्म कहा गया है मॉरिस जोन्स के द्वारा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा गया है ग्रेनविल ऑस्टन के द्वारा, फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी शब्द का भी उपयोग आइवर जेनिंग्स के द्वारा किया गया है, और काफ़ी सारे विचारकों ने अलग अलग इस शब्द का उपयोग किया है, संघ के बारे में जानकारी दी है। तो आई होप कि आप संघ के सही अर्थ को अब समझ गए होंगे। तो इसमें प्रीलिम्स के लिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि संघ और केंद्र का क्या अर्थ है, या फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है। मेंस के लिए भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जैसे संघ और केंद्र सरकार के मध्य अंतर, है ना, केंद्र सरकार संघ सरकार से जुड़े हुए मुद्दे पूछे जा सकते हैं। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। अगले लेक्चर में मिलेंगे अनुच्छेद 2 के साथ। तब तक राजनीति पर चर्चा करते रहिए। थैंक यू सो मच।